चार हरामखोर हैं, वो जान के आपको जैसे आपके जाति का टाइटल देखेंगे उसके बाद आपको बाहर कर देंगे। ये अकेला यूपीएससी का नहीं, आप इंग्लिश मीडियम वाले मेहनत कर रहे तो हम भी हिंदी मीडियम वाले भी रात रात जग के पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी हम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, इतने सारे स्टूडेंट है, सारे हिंदी मीडियम, कहाँ रिजल्ट आ रहा है? सब दे रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। जो अपर क्लास वाले होते हैं ना, पहले से डेवलपमेंट है, पहले से उसको सारी सुविधा मिली हुई है। जात की बात है तो हमारे देश में आज से नहीं आदि से चली आ रही है, ठीक है। और यही कहने को भी मिलता है, जात है जो जाति नहीं है, जाति है कि जाति कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। और थे वो एक क्लब का अंगूठा मांगते थे, आज के जो आधुनिक द्रोणाचार्य हैं वो सीधे SC ST OBC के बच्चों का गला देख रहे हैं। जगह मैं बोलती हूँ यहाँ से मैंने लिया, फिर वहाँ से लिया, सबके तो बिजनेस चल रहे हैं ना ऐसे करके। आप कह रहे हैं कि बच्चों को ठगा जा रहा है, मतलब? हाँ बिल्कुल, उनके परिवार को भी देखा जाए तो ठगा जा रहा है, क्योंकि जो जाति के आधार पर नंबर काटे जाने आज की घटना नहीं, 1950 में अच्युतानंद दास नाम का एक दलित अभ्यर्थी था, उसके लिखित एग्जाम में 1000 का जब ये होता था मेंस का पेपर, तो उसके 609 नंबर थे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, और उसको इंटरव्यू में 300 में से सिर्फ 110 नंबर दिए गए थे। और वहाँ आपके सिलेक्शन का आधार होगा आपकी जाति। अगर आप उनकी जाति के हैं, अगर आप सो कॉल्ड जाति हायरार्की में उच्च जाति के हैं, तो आप भले ही अयोग्य हैं, आप इंटरव्यू के पैमाने में भले ही अयोग्य हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अच्छे नंबर देके आपको नियुक्त कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। यूपीएससी 2025 के नतीजे आते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू के नतीजों का भी इंतजार रहता है। इंटरव्यू के नतीजे आने के बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से लगाना शुरू हो गए। यूपीएससी में चल रहे फर्जीवाड़े की फजीहत तो आपने देख ही ली होगी। अब बात कर लेते हैं कि बहुजन छात्रों का कहना है कि इंटरव्यूज में आखिरकार उन्हें इतने कम अंक कैसे दिए जा रहे हैं, क्या ये महज केवल इत्तेफाक है? इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए वजीराबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन से मैं तस्वीर दिखाने को कहूंगी, जूम इन करके वो दिखाए कि ड्रीम लाइब्रेरी इंक्वायरी ऑफिस के बाहर तमाम छात्रों को हमने एकजुट कर लिया है, जो इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। तो सीधे बातचीत करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं 25 के नतीजे? देखिए, जो नतीजे आए हैं तो हर बार आते हैं, इस बार कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार एक विशेष पिछले 3-4 साल से यूपीएससी पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि इंटरव्यू में जानबूझ के जाति विशेष के लोगों को नंबर ज्यादा दिए जाते हैं और वहीं बैकवर्ड और दलित और माइनॉरिटी के बच्चों को इंटरव्यू में कम नंबर देकर उनको टॉपर बनने से रोका जाता है। और ये बात जो बोली जा रही है उसके आधार पे बच्चों की मार्कशीट्स हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर लिखित जो मेंस का एग्जाम होता है उसके आधार पे अगर टॉपर्स की लिस्ट बनाई जाएगी, तो जो टॉप 10 है, जो टॉप 10 की लिस्ट बनाई जाएगी उसमें 6 ओबीसी SC के रहेंगे। इंटरव्यू के आधार पे जो लिस्ट बनी है उसमें टॉप 20 में सिर्फ एक है सुरभि यादव। सुरभि यादव को मेंस में 862 नंबर है, और अनुज अग्निहोत्री जो टॉप रैंक 1 आई है इनकी, उनके हैं 867, सिर्फ 5 नंबर का डिफरेंस है। जबकि इंटरव्यू में अग्निहोत्री जी को 204 नंबर दिए गए हैं और सुरभि यादव को सिर्फ मात्र 165 नंबर दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है अपने आप में कि किस जो इंटरव्यू में जाति आधार पर नंबर दिए जा रहे हैं, या इसकी नंबर कम होने की कई और वजह हैं। जैसे कई लोग लगा रहे हैं कि जाति के आधार पर, या मुझे लग रहा है कि जाति के आधार पर नंबर कम दिए गए हैं। हो सकता है आयोग इसके बारे में कुछ और सोचता हो कि इस वजह से इन लोगों के नंबर काटे जा रहे हैं। 1950 ये जो जाति के आधार पर नंबर काटे जाने आज की घटना नहीं, 1950 में अच्युतानंद दास नाम का एक दलित अभ्यर्थी था, उसके लिखित एग्जाम में 1000 का जब ये होता था मेंस का पेपर, तो उसके 609 नंबर थे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, और उसको इंटरव्यू में 300 में से सिर्फ 110 नंबर दिए गए थे, और उसकी रैंक पहुंच गई थी शायद 44 के आसपास। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये कोई नया नहीं और ना ही अचंभित करने वाला। हाँ, ये और आप देख ही रहे हैं ना, आप DU JNU, आप PhD इंटरव्यू से लेके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कहीं भी चले जाइए, जाति के आधार पे तो आपका पहले क्या था, पहले जो द्रोणाचार्य थे वो एक क्लब का अंगूठा मांगते थे। आज के जो आधुनिक द्रोणाचार्य हैं वो सीधे SC ST OBC के बच्चों का गला देख रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है, आप DU में चले जाइए या JNU चले जाइए, कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की भर्ती उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको जान के, वहां आपकी योग्यता नहीं देखेगा कि आप कितने योग्य हैं, वहां आपके सिलेक्शन का आधार होगा आपकी जाति। अगर आप उनकी जाति के हैं, अगर आप सो कॉल्ड जाति हायरार्की में उच्च जाति के हैं, तो आप भले ही अयोग्य हैं, आप इंटरव्यू के पैमाने में भले ही अयोग्य हैं, लेकिन आपको वहां पे अच्छे नंबर देके आपको नियुक्त कर लिया जाएगा। हाँ, ये सवाल अमूमन किया जा रहा है कि एक क्लब अभी भी अंगूठा काट रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ये मॉडर्न युग है तो सीधे तौर पर अंगूठा नहीं मांगा जाएगा। आप PhD में, असाइनमेंट में या इंटरव्यूज में नंबर काटे जाएंगे। देखिए, जो SC ST बैकवर्ड के बच्चे हैं वो ऐसा नहीं है कमजोर हैं, ये क्लब कमजोर नहीं है, इसलिए उसको आरक्षण की जरूरत इसलिए क्योंकि द्रोणाचार्य हरामखोर हैं। वो जान के आपको जैसे आपके जाति का टाइटल देखेंगे उसके बाद आपको बाहर कर देंगे।
ये अकेला यूपीएससी का नहीं है। आप 2012 का अगर कई यहाँ पे जो स्टूडेंट उनको पता होगा, मुंगेकर कमेटी एक चर्चा में आई थी 2012 में। सफदरजंग के मेडिकल के स्टूडेंट का एक केस आया था, उन्होंने ये जांच किया था और उसमें मुंगेर कमेटी ने इस रिपोर्ट में बताया था कि अपनी की जो SC ST के बच्चे हैं उनकी कॉपी में जानबूझ के गलत मार्किंग की गई है उनको फेल करने के लिए। उस कमेटी ने निर्णय दिया और उसके कि ये जानबूझ के गलत इनको मार्किंग की गई है इनके नंबर में, सिर्फ जाति के आधार पे। तो उसके बाद जो उस विभाग के हेड थे उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट की तरह मुकदमा किया गया था और उन जो बच्चे से प्रभावित हुए थे उनको 10-10 लाख का कंपनसेशन दिया गया था सरकार की तरफ से। अच्छा, मुझे दिखाइए ये चेहरे। मुझे एक ही सवाल मुख्य तौर पर इन लोगों से जानना है कि क्या सच में आप लोगों को लगता है कि अभी भी द्रोणाचार्य अंगूठा काट रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो मुझे मैंने कि यह कहना चाहूँगा कि ये जो बातें सुनने को मिलती है ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिस पर कभी भी यानी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते हैं। जहाँ तक कोशिश होती है कि उसमें पारदर्शिता बरती जाए, निष्पक्षता बरती जाए। जहाँ तक ओबीसी, जनरल, ST ST के बच्चों के मैंने कि बीच की बात है, जो अपर क्लास वाले होते हैं ना, वो पहले से डेवलपमेंट है, पहले से उसको सारी सुविधा मिली हुई है, जिसकी वजह से ना उसको पहले से वो एजुकेशन क्लास जो एलिटिजम है उस चीज़ का उनको फायदा होता है। जो ST SC वाले होते हैं थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, तो उनको है ना इस चीज़ का थोड़ा सा नुकसान होता है। बाकी इंटरव्यू में कोई भेदभाव नहीं होता है। हाँ, कह रहे कि नहीं होता है, द्रोणाचार्य वैसे अंगूठा नहीं काट रहे हैं। अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। कहने को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है संवैधानिक रूप से, बॉडी प्रॉब्लम तो है जो पहले से जो 1858 का जो अंग्रेज वाला प्रोसेस था, मेंटली सब वही है। ठीक है, चाहे हिंदी माध्यम का रिजल्ट हो या तो जो है SC ST OBC का कोई भी इंटरव्यू का नंबर भी हो, सेम टू सेम माइंडसेट वही है। इंटरव्यू में भी वैसी चीज़ें प्रॉब्लम होती रहती है। और रही बात कोचिंग संस्थाओं की PSC के रिजल्ट के लिए हिंदी माध्यम के, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है हिंदी पट्टी क्षेत्र से। रिजल्ट आता है जो है इधर जो है साउथ से, इंग्लिश में प्रिविलेज, जिनका प्रिविलेज बना उन्हीं का जो रिजल्ट बेहतरीन है। इस पर हिंदी मीडियम में मैक्सिमम 10 से 12 रिजल्ट आया होगा। ठीक है, 10 से 12 रिजल्ट आया होगा। और कोचिंग वाले जो है सिर्फ जो है इमोशन बेच के, भावनाएं बेच के लोगों को डाइवर्ट करते रहते हैं कि जो है कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। मतलब जिनसे आप भगवान जिनको मानते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम किसी टीचर को भगवान मान लेते हैं। एज ए टीचर नहीं। और एक दो बच्चों को लेकर, मतलब ये एग्जाम्पल लेके लगभग 1.5-2 लाख बच्चों के मतलब जो है उनको डाइवर्ट किया जाता है कि अगर ये बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं, जिसमें कि अच्छा, इस प्रकार का भी फर्जीवाड़ा देखने को मिला। हाँ। बड़े स्तर पे है। बहुत सारी कोचिंगों में 2-3 बार जो है उसमें जुर्माना भी लगा। अच्छा, फिजिक्स वाले जो हैं उन्होंने तो मुख्य तौर पर 200 बच्चों को बता दिया। तो हर कोचिंग वाले एक चेहरा मैक्सिमम कोचिंग में दिखाई देगा, एक ही चेहरा मैक्सिमम कोचिंग दिखाई देगा। और उसमें कोचिंग का बहुत कम भूमिका रहता है, सबका पर्सनल उसमें भूमिका रहता है। और जो टीचर जो बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं कि अपने आप को भगवान मान लिए हैं, वो 2 बच्चों को ला के सामने करके ग्रामीण बच्चों को उठा के जो है कि आप अगर ये बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। वो अपना मतलब खेत जो भी चीज़ होता है पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ दिल्ली में आते तैयारी करके, और रिजल्ट 0, मतलब रिजल्ट 1% हिंदी माध्यम का है। हाँ, कह रहे हैं कि हम लोग लंबे समय से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ भी खेला जाता है। कोचिंग सेंटर में मुख्यतः ये आरोप लगते भी रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, कोचिंग संस्था वाले जो भी कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, अगर वो अच्छा सब कुछ दे रहे हैं, क्वालिटी वगैरह ठीक है, टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया गया है मैम। और बिजनेस, अभी जैसे हमने फिजिक्स वाले का ही देखा तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यूपीएससी में 200 छात्र उनके, वहाँ पे जो टॉपर है वो KGS में भी आके वो अपना बोल रहे हैं कि हम यहाँ से लिए हैं, ये लिए हो है एक ही जगह से। या तो उन्होंने सेल्फ स्टडी करके टॉप किया होगा या तो उन्होंने कोई संस्था से पढ़ा होगा। लेकिन अलग अलग संस्था में जाते हैं, बोलते हैं मैंने यहाँ से किया है, वहां से किया। एक तरीके से बिजनेस चला के रख दिया इन लोगों ने। ठीक है, मतलब कि एक हवा बना के रख दिया कि हम यूपीएससी में आ गए हैं तो मतलब हम करके ही जाएंगे, ये सपना तो दिखाते हैं। उसके बाद हमारे साथ क्या होता है, न वो पेरेंट्स को पता है न वो टीचर को पता है। हम लोग को, अगर हम लोग कहीं से एक फाउंडेशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने KGS से फाउंडेशन लिया और मैं टॉप करी, ठीक है, तो मैं KGS संस्था में ही दूंगी इंटरव्यू और मैं बोलूंगी मैंने यहाँ से लिया स्पेसिफिकली। मैं दूसरे जगह में बोलती हूँ यहाँ से मैंने लिया, फिर वहां से लिया। सबके तो बिजनेस चल रहे हैं ना ऐसे करके। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों को ठगा जा रहा है, मतलब? हाँ बिल्कुल, उनके परिवार को भी देखा जाए तो ठगा जा रहा है, क्योंकि अमूमन सरकारी एग्जाम की तैयारी मिडिल क्लास के ही परिवार के लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी ये जो नतीजे आ रहे हैं इसको कैसे देख रही हैं यूपीएससी में?
अभी जो नतीजे आ रहे हैं, देखिए एक एक सीट पे दो दो बच्चे दावा कर रहे हैं। ठीक है, मेरा रैंक ये है, और कहीं से और बच्चे उठ के कोई यूपी से, कोई बिहार से टारगेट कर रहे हैं, मेरा ये है, मेरा रैंक है, कोई कुछ और बोल रहे हैं। तो फिर लेकिन वो चीज़ तो ठीक है, फिर यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि नहीं, मूलतः जो बच्चे जिनका जो रिजल्ट है वो तो क्लियर हो गया मैम। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि क्या आपको लगता है कि जाति के आधार पर भी इंटरव्यूज में नंबर दिए जाते हैं, कि जैसे SC ST OBC का है तो उसे कम अंक दिए जाए, जैसे कहा जाता है यहाँ बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं तो अपना अपना राय है, मैंने पहले ही कहा था। द्रोणाचार्य का अंगूठा अमूमन लोग कह रहे हैं कि नहीं काटा जा रहा है। नहीं, अभी तो नई बच्ची है तो उसको इतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन ये तो एक सत्य बात है। अगर आपका नहीं, ये मुंगेकर कमेटी कह रही है 2012 में, और DU JNU जामिया से लेकर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें ये हकीकत है, जाति समाज की सच्चाई है। तो जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, वो भी इसी समाज के लोग हैं, वो भी जातिवाद करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब वो वहाँ बैठते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे घर का बच्चा, मतलब हमारी जाति का बच्चा कौन है और दूसरे कौन है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक बोर्ड में 5 लोग और 5 ही एक ही जाति के हैं तो वो किसको आगे बढ़ाएंगे? वो अपनी जाति को आगे बढ़ाएंगे या दूसरी की जाति को आगे बढ़ाएंगे? अच्छा, तो आपके नहीं इत्तेफाक नहीं है जो इंटरव्यू में? ये इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी एक साजिश रणनीति के तहत किया जाता है। इसको रोकने के लिए या तो आयोग को और सरकार को आयोग को निर्देश देने चाहिए कि जो इंटरव्यू होता है उसकी CCTV रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और बोर्ड में से 5 सदस्य हैं तो उसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज और जनरल वर्ग के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सारे वर्गों के लोगों के वहाँ प्रतिनिधित्व रहेंगे तो जिस तरीके का भेदभाव की जो आरोप लग रहे हैं इससे बचा जा सकेगा काफी हद तक। अच्छा, दलील भी दी जा रही है। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है तो दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। दलील दी जा रही है कि हो सकता है आप लोग लिखित में अच्छे हो लेकिन इंटरव्यू देख के सकपका जाते हो। ये बताइए, अभी जो 14 रैंक पर सुरभि यादव नाम की लड़की है, आप उसके एक बार इंटरव्यू देखिए, मॉक इंटरव्यू देखिए, उसके बोलने के तरीके देखिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल देखिए, वो कहीं से भी नहीं लग रही है कि वो इंटरव्यू को टैकल नहीं कर पाएगी। इतनी शार्प माइंडेड लड़की है वो, जो मेंस में टॉपर रही है। वो इंटरव्यू में, आप इंटरव्यू में क्या देखते हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो चेक करते हैं। आपके ज्ञान की परीक्षा तो वहाँ मेंस में हो गई है, तो वैसा क्या देखते हैं आप? कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ एक तरीके की जनेऊ लीला है वहाँ पे इंटरव्यू में, और कुछ नहीं है। सिर्फ जनेऊ लीला समझाइए, हमें भी समझाइए, दर्शकों को भी। देखिए, आपके दर्शक जो है मुझे वो पहचान गए होंगे कि जनेऊ लीला का मतलब क्या है। वो देख लेते हैं कि कौन जनेऊ, हमारे जो जनेऊ पहनने वाला है और कौन बिना जनेऊ वाला है, बस उसी के आधार पर मार्किंग कर देते हैं। अच्छा, उस पे भी वो कह रहे हैं क्योंकि अनुज अग्निहोत्री को पहली अंक प्राप्त किया है, अव्वल नंबर पे आए हैं ऑल इंडिया पे, तो उन्हें कहा गया है कि ये ब्राह्मण जीन है और इसी वजह से ऐसा होता है। ये तो सब फर्जी बात है, ऐसा कोई जीन वीन का बात नहीं है। 2020 का अपाला मिश्रा और क्या नाम है, रिया डावी का आप मार्कशीट उठा के देखिएगा तो रिया डावी के 43 नंबर ज्यादा है इनसे, अपाला मिश्रा से, और इंटरव्यू में उनको 53 नंबर कम देके 14वीं रैंक पे पहुंचा दिया था। तो ये जीन वीन की बात तो फर्जीपना है एक तरीके का। इंटरव्यू में जानबूझ के नंबर कम देकर रोका जा रहा है, ये सच्चाई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार का डाटा कह रहा है। ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी का आप डाटा उठा लीजिए, कई आपको ऐसे आरोप मिल जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा लक्ष्मण यादव एक नाम के प्रोफेसर हैं, उन इंटरव्यू बोर्ड में जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उनके जो विजेंद्र सर जो यूपीएससी का इंटरव्यू लेते, उन्होंने सीधा बोला था कि काफी योग्य शिक्षक हैं, लेकिन जाति इनकी पिछड़े समाज थे, इसलिए हम इनको सिलेक्ट नहीं कर पाए। कई सारे ऐसे इंटरव्यूज देखने को मिल रहे हैं। ये आज का नहीं है। वो कह रहे हैं कि आरक्षण पाकर भी अगर आप अव्वल नहीं आ पा रहे हैं तो क्या है कि आरक्षण, इसलिए हम फिर बोल रहे हैं कि आरक्षण इसलिए नहीं है कि आरक्षण से कोई जो पढ़ने लिखने वाले नहीं है तो वो मतलब 5 नंबर या 10 नंबर। आप यूपीएससी का मेरिट उठा के देखिए, ईडब्ल्यूएस वालों का ओबीसी से कम मेरिट है, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे? ईडब्ल्यूएस वाले बिना पढ़े सिलेक्ट हो रहे हैं क्या? ओबीसी का उत्तर प्रदेश आयोग की आप पिछले 4 बार का रिजल्ट देख लीजिए, यूपी पीसीएस का और आरओ का, ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा है 10 नंबर। तो इस बेस पे रिजर्वेशन का मतलब था प्रतिनिधित्व, जो समाज मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन अब वो प्री मेंस तो निकाल लेना, लेकिन इंटरव्यू में जानबूझकर उनको साजिश के तहत पीछे धकेल दिया जा रहा है। अगर इंटरव्यू फेयर होगा तो SC ST OBC के लोग वहाँ पे भी टॉपर होंगे। समाधान क्या है फिर? तो समाधान इसका यही है कि जो इंटरव्यू होता है उसको CCTV निगरानी किया जाए और उसमें सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल वर्ग के सारे लोग रहेंगे, तो इसमें काफी हद तक गिरावट आएगी। जब CCTV रिकॉर्डिंग होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की लीला वहां कर पाएगा कि अपनी जाति के लोगों को जो मेंस में
50-50 नंबर पीछे हैं, उनको इंटरव्यू में 80-80 नंबर ज्यादा देकर टॉपर करवा दिया जा रहा है, और जो मेंस में टॉपर हैं उनको 50-50 60-60 नंबर कम देकर पीछे धकेल दिया जा रहा है। तो ये तो एक तरीके का अन्याय है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यूपीएससी में कोई जाति बिरादरी नहीं देखी जा रही है, वो कह रहे हैं, और नाम ही तो पूछा जाता है। कोई कहता थोड़ी आप अपनी जाति बताइए, नाम तो बताना ही पड़ेगा। कई बार आप नाम से भी पता लगा लेंगे, आप किसी के चेहरे से भी पता लगा सकते हैं, किसी ने जनेऊ पहना है, किसी ने तिलक लगाया हुआ है, यानी बहुत सारे, आप जो वहाँ बैठा है वो बहुत चतुर आदमी होता है, आप उससे नहीं छिप सकते हैं। वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करेगा, देख लेगा कि हमारी जाति को, तो पूछेगा कि अपने फूफा का नाम बताओ, और देखेगा दूसरी जाति को तो बोलेगा हमारे मामा का नाम बताओ, तो आप कैसे बताइएगा? तो देख लेगा कि हाँ इसको एडवांटेज देना है, तो उसको बिल्कुल आपसे बिल्कुल सरल क्वेश्चन करेगा, सूर्य किस दिशा से निकलता है, और देखेगा सामने वाला दूसरी जाति का, तो उससे पूछेगा कि हमारी मौसी की लड़की का नाम बताइए जरा, तब कहाँ से तुम्हारी मौसी की लड़की का नाम क्या पता होगा? नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज को। ठीक है, मेरी अपनी राय है। मैं ये कह रही हूँ कि बस हिंदी मीडियम को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, सरकार से यही अनुरोध है हाथ जोड़ के, कि हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन हो रहा है इतना कम क्यों हो रहा। आखिर इंग्लिश मीडियम वाले मेहनत कर रहे तो हम भी हिंदी मीडियम वाले भी रात रात जग के पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी हम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, इतने सारे स्टूडेंट है, सारे हिंदी मीडियम, कहाँ रिजल्ट आ रहा है? सब दे रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। आखिर कहीं ना कहीं हमें वजह क्या लगती है आपको? मतलब हमें वजह ये लगती है कहीं ना कहीं सरकार भी इस पे थोड़ा ध्यान दे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और पहले जो रही है इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन पहले ज्यादा दिया जा रहा था, अब भी वही हो रहा है, तो इस थोड़ा आप कह रहे हैं कि थोड़ा सहूलियत देनी चाहिए। सहूलियत, हम लोग भी मेहनत उतना ही करते हैं मैम, हम लोग की मेहनत में कोई कमी नहीं है। हालांकि मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं दिए हैं, मैं दूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा फोर्स कर देंगे तो हम लोग का थोड़ा सा मीडियम के बच्चों को भी डिजाइन ही ऐसे किया गया यूपीएससी के हिंदी मीडियम के बच्चे ना आए, नहीं हो रहे हैं। प्रीलिम्स में बच्चे नहीं पहले छाड़ दिया जाता है, मेंस इंटरव्यू तो दूर की बात है, प्रीलिम्स में छाड़ दिया जाता है। लैंग्वेज वाली बात है, लैंग्वेज वाली बात ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में पहले हिंदी मीडियम का जो है उच्चारण ही गलत कर देते थे, ठीक है। अब हिंदी पट्टी का छात्र जो होता है वो आके लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम तो यहाँ से। और दूसरी बात क्या, यूपीएससी में सिलेक्शन जब से अभी ना एग्जाम कंडक्ट करा अभी तक के प्रिविलेज के पर जिनका आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत है वह यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है। जो बैकग्राउंड का बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। बाई चांस 2 या 4 लोगों 1% 2% छोड़ दीजिए, आप 2 या 4% छोड़ दीजिए, बाकी 95% बैकग्राउंड की भूमिका है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या वो शैक्षणिक रूप से है। अच्छी यूनिवर्सिटी में है तो उसका प्रभाव पड़ेगा यूपीएससी में, चाहे आईटी हो चाहे एमबीबीएस किया हो, वही यूपीएससी टॉप कर रहा है। एक भी नॉर्मल विद्यालय से महाविद्यालय से पढ़ के बच्चा अभी तक यूपीएससी टॉप नहीं किया है। अगर ऐसी बात है मैम तो हम लोगों को बता दिया जाए कि आप जो भी स्टूडेंट है वो बैकग्राउंड के साथ आए, तभी आप यूपीएससी दे सकते हैं, तभी। हाँ, ये देखिए बैकग्राउंड की बात है। भाई ने जैसे कि बोला कि हाँ इंग्लिश मीडियम के हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया गया है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। हालांकि मैं भी हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और मुझे ये लगता है कि हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं वो अपनी तैयारी को लेकर सीरियस बहुत कम होते हैं, और जो सीरियस होते हैं उनका निकलता है। आप लोग रिजल्ट भी देखते हैं, ऐसा नहीं है भाई। हम हालांकि मैं आपका मुद्दा समझ रही हूँ, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, मसला भी है। अमूमन हम देखते हैं कि यूपीएससी में छात्र ये कहते हैं कि हिंदी पट्टी के लोगों के जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि यूपीएससी का जो मसला है, कहा जा रहा है कि अभी भी द्रोणाचार्य बैठे हैं, अंगूठा काट रहे हैं, इस मसले को कैसे देखते हैं? देखो, जात की बात है तो हमारे देश में आज से नहीं आदि से चली आ रही है, ठीक है। और यही कहने को भी मिलता है, जात है जो जाति नहीं है, जाति है कि तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा मोटिव है कि लोग अपनी तैयारी को कितना सीरियस लेते हैं भाई। कुछ बहुत तो उसमें फर्क पड़ता है भाई, जात है तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट देता है कि हाँ चलो ठीक है आप उस वर्ग से आ रहे हैं, हम आपको जो है थोड़ा सा हो जाती है। लेकिन भाई सबसे बड़ी चीज है मीडियम देखना चाहिए कि बच्चे कितना तैयारी करें। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जाके करोल बाग में देखिए, कितना बच्चा सीरियस होकर पढ़ता है। वहाँ अगर चाय की टपरी पे बैठते हैं तो ये सब फालतू की बातें नहीं करते। यहाँ पर आप यहाँ से वहाँ तक चले जाइए, आपको सिर्फ हिंदी मीडियम का बच्चा मेला लगा हुआ है, तो आप कहाँ हमारे अंदर भी, मतलब छात्रों के अंदर भी कमियां होती हैं जिसकी वजह से वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा। एक मिनट बोलूँ, हिंदी माध्यम की जो भाई ने बोला है मतलब काफी हद तक ठीक बोला, लेकिन हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम की अगर हम तुलना करें तो हिंदी माध्यम की आप बच्चे जो यहाँ पे आ रहे हैं उनका आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो अधिकतर 90 से 95% बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप या तो किसान है या बहुत ही एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। और अंग्रेजी माध्यम का वो बच्चा है जिनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी नौकरी में है,
जिनके दादा भी नौकरी में थे, जिनके पिताजी भी नौकरी में हैं, जिनकी माताजी भी नौकरी में हैं, और वो यहाँ तैयारी करने आ रहे हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ समस्या ये हो जाती है कि उनका बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहता है। बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों की समस्या है। जैसे मैं 2-3 साल से लाइब्रेरी चला रहा हूँ, तो अब देख रहे हैं हिंदी माध्यम का जो बच्चा है वो इंटर पास करके सीधा आ जा रहा है कोचिंग करने। अब इंटर पास करके आप चले आ रहे हैं और ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जबकि आपको अगर यूपीएससी देना है तरीके से तो आप पहले ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए, अपना बेस मजबूत कीजिए। हाँ बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा, और जो इंग्लिश माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं तो उनको एक स्वाभाविक सी बात है कि जिनके माँ बाप नौकरी में है, जिनके माँ बाप का बैकग्राउंड अच्छा है, तो उनको एक गाइडेंस प्रॉपर आईएएस की तरह मिलता है। उनको पता रहता है कि बाबू आपको सब्जेक्ट आपको यूपीएससी में ये पढ़ने पड़ेंगे, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ है। हिंदी माध्यम की दिक्कत यही है, वो यहाँ आएगा, कोचिंग जाएगा, कोचिंग वाले उसको पढ़ा देंगे पट्टी कि यहाँ कोई नहीं आप पढ़िए। वो कोचिंग में जाके तय करता है कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है, उसको पता ही नहीं रहता है। और इंग्लिश माध्यम का बच्चा वो उसका क्लियर कर रहता है, प्रिविलेज रहते हैं वो, प्रिविलेज रहते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, और हिंदी माध्यम काफी पीछे है। तो यहाँ ऐसा नहीं देख रहा हूँ, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे सवाल ये है कि लीनियंसी देनी चाहिए आप लोगों को, ऐसा लगता है कि एग्जाम में थोड़ी वो गलत हो जाएगा ना, वो उसके कोई मतलब नहीं है ना कि आप सरकार कहेगी कि हम हिंदी माध्यम के लिए 30-40% रिजर्व कर दें, तो एक तरीके का गलत दिशा में चला जाएगा। अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे कोचिंग वालों को थोड़ा काम करने की जरूरत है। जो कोचिंग वाले बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, जो माँ बाप अपना खेत बेच के, जो माँ बाप अपने गहने बेच के अपने बेटी बेटा को यहाँ भेज दे रहे हैं कि जाओ बाबू आईएएस बनो, और अगर वो 2-4 साल 5 साल बाद यहाँ से जाएगा, पापा हम तजुर्बा लेके आए हैं, तो बाप उठाएगा चाकू मार देगा। ये तो हम अपने जीवन की पूरी कमाई आप पे निछावर कर दें और आप बोल रहे हो कि हम तजुर्बा लेके आ रहे हैं। तो हिंदी माध्यम के जो मास्टर हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जो बड़े बड़े मंचों पर जाके भाषणबाजी नैतिकता की बातें करते हैं, आपको वास्तव में गंभीरता के साथ इस पर चिंतन करने की वजह है कि आप इतने बड़े संसाधनों के साथ भी आपका हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों आगे नहीं जा रहा है, क्यों आपका 2-4-5% से ऊपर नहीं बढ़ रहा, जबकि एक समय तक यही हिंदी माध्यम 40% 45% था जब सीसेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था 2014 के पहले। तो ये बात कोचिंग संचालकों को काफी गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब आप एक बच्चे से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस ले रहे हैं तो आप उसका सिलेक्शन की जिम्मेदारी भी लीजिए। जब आप 3 लाख रुपए ले रहे हैं तो उसकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी भी लीजिए। आप इस बात से पल्ला नहीं झाड़ लेंगे कि हमने 5 साल में एक टॉपर दे दिया रवि शेख टाइप, और 5 साल बाद 5 लाख बच्चों का आप शोषण कर रहे हैं वो एक टॉपर के नाम पे। हिंदी माध्यम का एक टॉपर कम से कम 5 से 10 लाख लोगों का आर्थिक रूप से गला घोटता है। ये एक टॉपर को 5 साल तक घुमाएंगे कि हमारी कोचिंग से सारे हिंदी माध्यम कोचिंग इनका यही है, सब यही चलाएंगे बस। उसके बाद जितने भी आम गांव गरीब देहात गरीब पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं वो रील्स पे देख के चले जाएंगे कि यहाँ पे देखिए फलाने सर बोल रहे हैं कि एक आईएएस का कितना जलवा रहता है, जिस गाड़ी की तरफ तुम देख लोगे वो गाड़ी खुद चल के आ जाएगी। 22 साल में आईएएस बनने का मतलब है 44 साल की उम्र में कैबिनेट सेक्रेटरी। तो एक तरीके की हवाई बातें हैं। 8-8, 10-10 साल में पीटी नहीं निकाल पा रहे हिंदी माध्यम के लड़के। इस पे हिंदी माध्यम के जो मास्टर है उनको सोचने की जरूरत है, तभी कुछ हो पाएगा। वरना इस तरीके क्योंकि बच्चों को एक तरीके का मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं कोचिंग वाले। क्योंकि जो बच्चा अपने जिन माँ बापों ने अपने जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चों पे लुटा दी है और वो यहाँ से जाके बोलेंगे कि हम तजुर्बा लेके आएंगे, तो क्या ही करेगा उसका माँ बाप, मारेगा। जाहिर तौर पर कोचिंग संस्थान भी जिस प्रकार से लूट खसोट करते हैं, तमाम ऐसे मामले हमने देखे भी हैं। और मुख्य तौर पर यूपीएससी तो नाम ही सुनते हैं अमूमन आधे से अधिक लोग ये प्लानिंग करने लगते हैं कि अगर इनका सिलेक्शन हो गया है तो हमारा भी हो जाएगा। तो इसीलिए परिवार भी पूरी जमा पूंजी लगा देता है, लेकिन हकीकत क्या है आप बखूबी जानते होंगे। ये तमाम छात्र जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।